आपने सुनी होंगी आज के पहले दर्जनों मोहब्बत की दास्तानें, मगर मोहब्बत में ऐसी बगावत आपने आज के पहले नहीं सुनी होगी। तो चलिए हमारे साथ 31 जुलाई बरस 1917 के मेवाड़ राजघराने की राजधानी चित्तौड़गढ़ की धरती पे। उस दौर में चित्तौड़गढ़ में केवल दो ही जगहें मशहूर हुआ करती थीं, एक चित्तौड़गढ़ का किला और दूसरा पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया का आवास, जो उस दौर में बंबई और सौराष्ट्र की क्रिकेट टीम से खेलने वाले सबसे मशहूर खिलाड़ी हुआ करते थे। और इन्हीं पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया के घर 31 जुलाई 1917 के रोज जन्म होता है उनके सबसे छोटे बेटे मोहन का। मोहन अभी 4-5 बरस के ही थे कि पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया का बंबई से उदयपुर लौटते वक्त एक भीषण दुर्घटना में निधन हो गया। स्वाभाविक रूप से पुरुषोत्तम के निधन की एक खबर परिवार पर उल्कापात की तरह गिरी। बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा, इन्हीं चिंताओं में पुरुषोत्तम की पत्नी दिन रात रहा करती थी कि तभी अचानक एक रोज पुरुषोत्तम के आवास का दरवाजा खटकता है। दरवाजा खुलता है तो सामने नाथ द्वारा यानी वैष्णव संप्रदाय की प्रधानतम पीठ के प्रधान दामोदर दास खड़े थे। दामोदर दास ने द्वार पर खड़े होकर ही कहा, पुरुषोत्तम मेरे मित्र थे, ऐसे में आप सबकी जिम्मेदारी मेरी ही हुई, आप सब हमारे साथ नाथ द्वारा चलिए। फिर नाथ द्वारा के मठ में रहते हुए मोहन और उनके भाई बहनों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी दामोदर दास ने अपने कंधों पर ले ली और मोहन की माँ दिन रात ठाकुर जी की भक्ति में लगी रहती थी। आहिस्ता 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 शुरुआती शिक्षा दीक्षा के सोपानों को आस पड़ोस के ही प्रतिष्ठित विद्यालयों में संपन्न करने के पश्चात मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए मोहन को दामोदर दास ने उदयपुर भेजा। उदयपुर से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दामोदर दास ने आज से 100 बरस पहले मोहन को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा यानी बीटेक करने के लिए बंबई के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज विजेआईटी में भेजा। यह विजेआईटी का कैंपस ही था जब फिजिक्स का फॉर्मूला रटते रटते न जाने कैसे मोहन सियासत का ककहरा सीख गए, ये मोहन को खुद भी इल्हाम न हो सका। विजेआईटी के कैंपस में ही मोहन को कांग्रेसियों की सोहबत का ऐसा चस्का चढ़ा जिस चस्के ने मोहन की समूची जिंदगी बदल के रख दी। मोहन जो उदयपुर से बंबई आए थे इंजीनियरिंग पढ़ने, इंजीनियर कम और नेता ज्यादा बनकर बंबई से उदयपुर वापस लौट आए। मगर अब सवाल जीवन यापन का था, तो मोहन ने उदयपुर शहर में अपनी बिजली की दुकान खोल ली। मगर दुकानदार महोदय को व्यापार कम और सियासत ज्यादा भाती थी, तो देखते ही देखते वो बिजली की दुकान कब कांग्रेसियों का सबसे बड़ा अड्डा बन गई। ये न खुद मोहन को इल्हाम हुआ, न समूचे उदयपुर शहर को इल्हाम हुआ। हालत ये हो चुकी थी कि मोहन की दुकान पर ग्राहक तो उंगलियों पर गिनने की संख्या में आते थे, हाँ, मगर दिन भर कांग्रेसी नेताओं का आना जाना लगा रहता था। और इन्हीं आने जाने वाले नेताओं में एक लड़की भी शुमार थी, नाम था इंदुबाला। हर दोपहर इंदुबाला भी उस दुकान पर आया करती थी, मोहन से कांग्रेस की नीतियों के बारे में बातें किया करती थी, गांधी के बारे में, जिन्ना के बारे में, सुभाष के बारे में, दुनिया भर की बातें हुआ करती थी। मगर दुनिया भर की बातें करते करते कब ये बातें अपनी अपनी होती गईं, ये ना मोहन को इल्हाम हुआ ना इंदु को इल्हाम हुआ। इल्हाम तब हुआ जब इंदु के घर वाले इंदु की शादी कहीं और करने वाले थे। तब दोनों को इल्हाम हुआ कि ये दोनों तो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। जी तो करता था इन दोनों का तत्काल अपनी मोहब्बत को मुकम्मल मंजिल तक पहुंचा दें, मगर रास्ते में चट्टान बनकर खड़ी थी वो सबसे बड़ी बाधा, जाति। मोहन अपनी मां को भली भांति जानते थे। वैष्णव संप्रदाय की छुआछूत में पारंगत उनकी मां जब उनकी थाली में रोटी 3 फुट ऊपर से गिराया करती थी, तो किसी लड़की से अंतर जाति विवाह के लिए तो कतई उनसे सहमत नहीं होंगी। समूचा नाथ द्वारा वैष्णव संप्रदाय का गढ़ हुआ करता था, ऐसे में समूचे नाथ द्वारा से उम्मीद करना सबसे बड़ी मूर्खता थी। तो मोहन ये समझ चुके थे कि नाथ द्वारा में तो विवाह संभव ही नहीं है। उदयपुर में इंदु का परिवार रहता था, तो विवाह ना उदयपुर में हो सकता था ना नाथ द्वारा में हो सकता था। आखिर में थक हार कर मोहन और इंदु ने उदयपुर से 11 किलोमीटर दूर ब्यावर नाम के कस्बे में 1 जून 1938 के रोज आर्य समाजी रीति रिवाजों से एक दूसरे से विवाह कर लिया। ब्यावर में आर्य समाजियों का प्रभुत्व था, तो इस अंतर जातीय विवाह को समूचे ब्यावर की सहमति मिलते तनिक भी देर न लगी। मगर ब्यावर में रचाए गए इस विवाह की खबर ज्यों ही उड़ते उड़ते नाथ द्वारा के मंदिरों के गर्भगृहों तक पहुंची,
समूचे नाथद्वारा में मानो हाहाकार मच गया। महंत जी की ओर से नाथद्वारा के हर मंदिर के गर्भगृहों के कपाट बंद कर दिए गए थे कि इतनी अशुभ घटना घटी है। इस अशुभ घटना से ठाकुर राधा की आभा पे कोई ठेस न पहुंचे। समूचे नाथद्वारा में पूजा पाठ बंद हो गया था। मोहन की मां ने तत्काल ठाकुर जी के समक्ष कसम खाते हुए तत्काल अपने पुत्र मोहन से अपने समस्त संबंधों का विच्छेद कर लिया। और उधर मोहन थे कि विवाह करने के पश्चात भी मुंह लटकाए बैठे थे कि उन्हें उनकी मां का आशीर्वाद नहीं मिला है। मोहन के दोस्तों ने मोहन का लटका हुआ चेहरा देखा तो वजह पूछी। मोहन ने वजह बताई तो दोस्तों ने 2 मिनट आपस में बात कर मोहन से कहा, चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम लेकर चलेंगे तुम्हें नाथद्वारा। मोहन के दोस्तों ने 2 डोले मंगाई। एक डोले में मोहन को बिठाया, एक डोले में इंदू को बिठाया और 18 किलोमीटर की इस यात्रा में शुरुआती 15 किलोमीटर गाड़ी से तय किए और फिर जब नाथद्वारा के द्वार से दूरी महज आधा किलोमीटर की रह गई थी तो गाड़ियां रुकवा कर सारे दोस्त 2 अलग अलग हिस्सों में बटे। एक ने इंदू का डोला उठाया और एक ने मोहन का डोला उठाया और सारे दोस्त पैदल ही निकल पड़े नाथद्वारा के भीतर। इधर जो ही ये खबर नाथद्वारा के घरों की चौखटों तक पहुंची कि मोहन और इंदू आ रहे हैं, समूचा नाथद्वारा खड़ा हो गया इन दोनों की हत्या करने के लिए। समूचे नाथद्वारा में लोग अपने घरों के किवाड़ों पर, खिड़कियों पर, छज्जों पर पत्थर, अंडे, टमाटर लेके खड़े हो गए कि किसी भी कीमत पर इन लोगों के दुस्साहस को दंडित करना जरूरी है, इन्होंने अधर्म किया है, वगैरह वगैरह वगैरह। समूचा नाथद्वारा तैयार खड़ा था मोहन और इंदू के विरोध के लिए और ढाल बनकर खड़े थे मोहन के दोस्त। और इसके बाद तो जो हुआ उसे हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। जात प्रथा के नाम पर रचे जा रहे सबसे बड़े पाखंड को इतना बड़ा तमाचा आज तलक न किसी ने जड़ा था, न उसके बाद किसी ने जड़ा। मोहन के दोस्तों ने अपनी जान दांव पे लगा के इन 2 डोलों को अपने कंधों पर उठा के समूचे नाथद्वारा का चक्कर काटा। लोग अंडे फेंकते रहे, पत्थर फेंकते रहे, दोस्त घायल होते रहे, सड़कों पे खून बहता रहा, मगर इसके बावजूद मोहन के दोस्तों ने मोहन और इंदू को एक खरोंच तलक नहीं आने दी। समूचे नाथद्वारा का चक्कर कटवाया, वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े तीर्थ ठाकुर जी और कान्हा जी के चरणों से आशीर्वाद दिलवाया और इसके पश्चात नाथद्वारा के लोगों का विरोध झेलते हुए ही नाथद्वारा से बाहर सकुशल मोहन और इंदू को वापस लेकर आए। अब ठाकुर जी और राधा जी का आशीर्वाद मिल ही चुका था तो इन दोनों की वैवाहिक गाड़ी भी आहिस्ता 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 आगे बढ़ने लगी। 2 बरस बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 15 अगस्त 1947 के रोज देश आजाद हुआ। पहले अंतरिम सरकार बनी, फिर कांग्रेस की सरकार बनी, जिस सरकार में महज 32 वर्ष के मोहनलाल सुखाड़िया को सरकार के 4 प्रमुख मंत्रालयों में से एक मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पसंदीदा जय नारायण व्यास जो जोधपुर से चुन के आते थे उन्हें राजस्थान की गद्दी पर बिठा दिया था, जबकि व्यास की न वैसी लोकप्रियता संगठन के भीतर थी न जनता के बीच। कई दफा विधायकों ने दिल्ली दरबार में भी हाजिरी लगाई, व्यास को बदलने की सिफारिशें की, मगर नेहरू ने इन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके पश्चात जयपुर विधानसभा के सत्र के दौरान जब नौबत क्रॉस वोटिंग तक पहुंच गई तब आखिरकार राज्यपाल को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा कि विधायकों को दोबारा बहुमत परीक्षण के लिए सदन के भीतर आना चाहिए। तारीख आती है 6 नवंबर बरस 1954। जयपुर के हवा महल से चंद कदम की दूरी पर नए बने सवाई मानसिंह टाउन हॉल के भीतर एक घमासान युद्ध चल रहा था और शाम 7 बजते बजते युद्ध के नतीजों का ऐलान हो गया। जय नारायण व्यास जैसे घाघ कांग्रेसी नेता को पटखनी देकर मेवाड़ से आने वाले 38 वर्ष के युवा मोहनलाल सुखाड़िया सूबे के मुख्यमंत्री बन चुके थे। मोहन अब मुख्यमंत्री बन चुके थे, मगर मोहन समझते थे काम अभी अधूरा है। मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद मोहन ने तय किया सहराओं के बीच दूर दूर बसे गांवों की हर चौखट तलक जाएंगे, किवाड़ खटखटाएंगे, लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे। इसी एक कदम ने मोहन को राजस्थान की जनता का दुलारा बना दिया था और अपने दुलरुआ को सत्ता की कुर्सी सौंपने में जनता ने कोई संकोच नहीं दिखाया। 1957 के विधानसभा चुनावों के भीतर जब 176 विधानसभा सीटों में से 119 सीटें मोहन की झोली में डालकर छप्पर फाड़ विजय का आशीर्वाद दे मोहन को दोबारा दुगनी ताकत के साथ राजस्थान की कमान सौंप दी। आता है बरस 1960। राजस्थान के भीतर जागीरदारों का विरोध एक दफा फिर तेज होता है। ये जागीरदार असल में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या बने हुए थे राजस्थान में।
चूंकि ये कांग्रेस का साथ देते नहीं थे और कांग्रेस के विरोधी जनसंघ की सबसे बड़ी ताकत बने हुए थे। इसीलिए मोहन ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जिस निर्णय के चलते जागीरदारों का समूचा विरोध एक क्षण में शांत हो गया। मोहन ने खुदकास्ट जमीनों पर जागीरदारों के पट्टे का प्रावधान कर दिया, जिससे जागीरदार भी प्रसन्न हो गए और मोहन के विरोधियों की ताकत में भी जबरदस्त सेंध लगी, और जिसका स्पष्ट असर देखने को मिला 1962 के विधानसभा चुनावों के भीतर, जब एक दफा फिर मोहन को सूबे की गद्दी मिली। मोहन लगातार तीसरी शपथ लेने के पश्चात राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए थे कि तभी दस्तक देता है बरस 1965। दरअसल मोहन के घर उदयपुर से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा जिला है प्रतापगढ़, जिसकी एक छोटी सी जगह है छोटी सादड़ी। इस छोटी सादड़ी जगह पे एक पुश्तैनी परिवार रहा करता था, गोदावत परिवार। पेशे से सोने और चांदी का व्यापार किया करता था, मगर इस गोदावत परिवार का एक विशिष्ट संबंध मेवाड़ राजघराने यानी महाराणा प्रताप के वंशजों के साथ भी रहा था। चूंकि मेवाड़ के महाराणाओं ने इस परिवार को सोने और चांदी के व्यापार के साथ साथ अनुमति प्रदान की थी काले सोने के व्यापार की, यानी अफीम के व्यापार की, और इस अफीम के व्यापार से इस परिवार ने अकूत दौलत जमा कर ली थी। दावत परिवार की इस दौलत की शोहरत दूर दूर तलक पहुंच रही थी और आहिस्ता आहिस्ता ये खबर उड़ते उड़ते दिल्ली में कस्टम विभाग के मुख्यालय के भीतर भी पहुंच गई और कस्टम विभाग की टीम ने मन बना लिया कि गोदावत परिवार पर छापा मारा जाएगा। बस इंतजार था एक मुकम्मल अवसर का, जो अवसर बरस 1965 के दौरान ही मिल गया। एक ऐसी हियाम सी रात थी जब दिल्ली से आई कस्टम विभाग की टीम ने अचानक छोटी सादड़ी के गोदावत परिवार के आवास पर छापा मारा तो 14 गहरे तहखानों में से कुल 240 किलो यानी 2.5 कुंटल सोना बरामद हुआ। जाहिर है इतने अधिक सोने की अवैध जमाखोरी के चलते कस्टम विभाग ने समूचा सोना जब्त कर लिया। अगले रोज राजस्थान के अखबारों ने इस सोना कांड की खबर छापी तो इस कांड में जुड़ने वाले नामों में एक नाम सूबे के मुखिया मोहन लाल सुखाड़िया का भी था। हालांकि जब बाद में इस केस की सीबीआई जांच हुई तो मोहन जरूर निष्कलंक साबित हुए, मगर तब तक समूचे राजस्थान में यह अफवाह लोगों के जहन में घर कर चुकी थी कि मोहन लाल सुखाड़िया सरकार में रहने का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। अफवाहों ने जीवित मोहन लाल को नहीं छोड़ा तो श्रद्धा पुरुष कहे जाने वाले नरव्याघ्र महाराणा प्रताप तलक को नहीं बख्शा। कहा तो ये तलक जाता है कि राजस्थान के अंचलों में उस रोज ऐसी अफवाहों ने भी घर कर लिया था कि महाराणा प्रताप के एक फरमान के चलते लाल ने इतनी अकूत धन संपदा कमा ली थी। ये वो वाकया था जिसने मोहन लाल सुखाड़िया की जिंदगी पलट के रख दी। वो मोहन जो जनता के दिलों पर हुकूमत किया करते थे, वो अब जनता के जहन में शक के शिकार हो चुके थे और इसका सबसे बड़ा खामियाजा मोहन को 1965 के ठीक 2 बरस बाद होने वाले 1967 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा, जब मोहन लाल सुखाड़िया के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा छूने में नाकामयाब हो गई थी। पहली दफा कांग्रेस सरकार बनाने के लायक नहीं बची थी। वो तो शुक्र है कि जैसे तैसे सुखाड़िया अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए, मगर अब ना सुखाड़िया का वैसा कद था, ना मोहन का वैसा करिश्मा था, और ऊपर से करेला वो भी नीम चढ़ा अलग। सूबे के भीतर मोहन की स्थिति तब सबसे कमजोर हुई जब दिल्ली की गद्दी पर सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आसीन हुई और उनकी नजरों में खटकने वाले मुख्यमंत्रियों में एक नाम मोहन लाल सुखाड़िया का भी था। संजय एक एक कर अपनी राह के समस्त कांटों को निकाल रहे थे तो निश्चित रूप से बारी सुखाड़िया की भी आनी थी, मगर सुखाड़िया ठहरे मेवाड़ी, कुछ भी हो आत्मसम्मान से समझौता स्वीकार नहीं। मोहन ने स्वयं इंदिरा गांधी को इस्तीफा सौंप दिया। 17 बरस के मुख्यमंत्री का इस्तीफा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मेज पर पड़ा था और 17 बरस का वो मुख्यमंत्री जयपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है। 17 बरस सूबे का मुखिया रहने वाला नेता ट्रेन से स्लीपर कोच में सफर करते हुए वापस अपने गृह जिले उदयपुर पहुंचता है। सोच कर देखिए कहां से शुरू हुई थी ये दास्तान और अब कहां पहुंची है। अपने जहन में इस सफर को ताजा करिए और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।